आजादी की जंग गवाह के गवाह और क्रिकेट की नर्सरी में कहे जाने वाले मुंबई के आजाद मैदान में देवेंद्र फडणवीस ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर तीसरी पारी की शुरुआत कर दी है और इस मंच पर बीजेपी और एनडीए ने जोरदार सियासी शक्ति का प्रदर्शन भी किया, क्योंकि आज मुंबई के आजाद मैदान में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा तमाम दिग्गज मंत्रियों के साथ साथ बिहार से लेकर असम तक और मध्य प्रदेश से लेकर आंध्र प्रदेश तक के बीजेपी और एनडीए के शासन वाले करीब 1.5 दर्जन से ज्यादा मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद थे। हालांकि तमाम विपक्षी दल इस कार्यक्रम से दूरी रहे, लेकिन हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में एनडीए को मिली यह प्रचंड जीत के पीछे एक बहुत बड़ा संदेश छिपा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में थोड़े नुकसान के बाद बीजेपी ने एक है तो सेफ है और बटोंगे तो कटोंगे वाला जो नैरेटिव तैयार किया, उसकी काट खोजना विपक्ष के लिए फिलहाल तो बहुत भारी पड़ रहा है। तो क्या भविष्य की सियासत में भी भगवा और हिंदुत्व का मुद्दा केंद्र बिंदु बनने वाला है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साथ से शपथ घेते की दिल्ली में नरेंद्र और मुंबई में देवेंद्र। पहले हरियाणा और फिर महाराष्ट्र की जनता ने ये सीधा संदेश दे दिया है कि इस बार चुनाव में भगवा और हिंदुत्व का दांव सबसे असरदार रहा और जो नैरेटिव बीजेपी ने सेट किया उसे वोटर्स ने हाथों हाथ लिया। एक है तो एक है तो एक है तो और जब बटे थे तो कटे थे। बटना नहीं है, एकजुट होना है। देवेंद्र फडणवीस ने भी इस बार के चुनाव में वोट जिहाद और हिंदू एकता का मुद्दा उठाकर अपने वोटर्स को एक बड़ा संदेश दिया। हम लोगों ने पिछले चुनाव में वोट जिहाद देखा। वोट जिहाद का जवाब वोट के धर्म युद्ध से हमको देना है। जागो तो एक बार, जागो जागो तो जागो तो एक बार हिंदू जागो तो जागे थे वीर शिवाजी, जागे थे वीर शिवाजी। महाराष्ट्र में महायुति की प्रचंड जीत हुई और देवेंद्र फडणवीस अपनी सियासत में हमेशा से प्रचंड जीत वाला संदेश देते रहे हैं। कोई गाना याद आता है? चुनाव में तो एक ही गाना याद आता है, आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो, आन बान शान या के जान का हो दान तुम, एक धनुष के बाण पे उतार दो। इस बीच बटोगे तो कटोगे का संदेश देने वाले सीएम योगी ने अब डीएनए का सवाल उठा दिया है, जिस पर विपक्ष आग बबूला हो गया। बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। मैं भी चेक कराना चाहता हूं अपना डीएनए और मुख्यमंत्री जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। एक संत होकर के, योगी होकर के और भगवा पहनने के बाद उन्हें इस तरह की भाषा और इस तरह डीएनए की बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या हिंदुत्व और भगवा का मुद्दा सियासत की धुरी बन गया है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। जनादेश का भगवा संदेश। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, सियासत के भगवा रंग का तथ्यात्मक विश्लेषण। फैक्ट नंबर 1, लोकसभा चुनाव में भगवा की काट के लिए विपक्ष ने जातिगत जनगणना का दांव चला, आरक्षण पर एक प्रोपेगेंडा चलाया और यूपी, महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों में यह मुद्दा विपक्ष के लिए फायदेमंद रहा और बीजेपी की सीटें इन राज्यों में घटी। लेकिन फैक्ट नंबर 2 क्या है? हरियाणा का चुनाव आते आते बीजेपी ने हिंदू एकता का एक नया नैरेटिव दिया। आरएसएस के साथ मिलकर भगवा की धार मजबूत करने के लिए बटोंगे तो कटोंगे जैसा नारा प्रदान किया योगी आदित्यनाथ ने।
फैक्ट नंबर 3 जो कि और महत्वपूर्ण है, महाराष्ट्र में पीएम मोदी ने एक है तो सेफ है वाला मंत्र दिया और बहुत कैटेगोरिकली कहा। और देवेंद्र फडणवीस जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने कहा कि वोट जिहाद बनाम वोट का धर्म युद्ध का दांव चल दिया। अब फैक्ट नंबर 4 जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, महाराष्ट्र में बीजेपी ने संदेश दिया कि कांग्रेस और उद्धव गुट की को मुस्लिम वोट से फायदा हुआ है और बीजेपी ने शिंदे गुट के साथ मिलकर भगवा नैरेटिव को मजबूत किया और लाडका भाऊ लाडकी बहन को साथ चलाया, जिसका लाभ हुआ। महाराष्ट्र में हिंदू वोटों का बिखराव रुका और महायुति की प्रचंड जीत हुई। जो मैं आपको कविता इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे, जागो तो एक बार हिंदू जागो ना जागो तो जागे थे वीर शिवाजी, वो देवेंद्र फडणवीस ने गाई अपने कई कार्यक्रमों में। अब मैं बढ़ता हूं आगे। बड़ा सवाल क्या है आज का? बड़ा सवाल यह है कि भविष्य की सियासत से में भगवा का मुद्दा मजबूती के साथ स्थापित हो गया है और अब इसमें कोई गुरेज नहीं है। और क्या यह जातिगत जनगणना की और जाति की राजनीति की एक बहुत बड़ी काट साबित होगा? शहजाद पूनावाला जॉइंस मी, बीजेपी स्पोक्सपर्सन, और मेरे साथ प्रोफेसर संगीत रागी हैं आरएसएस के, जिनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है महाराष्ट्र की जीत, क्योंकि लगभग 60,000 बैठकें करी हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक में, और हरियाणा में बीजेपी को वापस लेकर आए और महाराष्ट्र में भी जीत दिलाई। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव हैं जो कि लेफ्ट के नेता हैं, आइडियोलॉग हैं। मेरे साथ डॉक्टर अनुराग भदौरिया हैं, उनका भी अभिनंदन है, सपा के प्रवक्ता हैं। अनंत दुबे हैं मेरे साथ, शिवसेना के उबाटा के नेता, आपका भी अभिनंदन है। मैं सबसे पहले शुरुआत आपसे करता हूं विवेक श्रीवास्तव, और 40 सेकंड में जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि भविष्य की राजनीति के अंदर ये जो नैरेटिव, जाति का नैरेटिव था, वो उस नैरेटिव, उस तिलिस्म को तोड़ दिया गया है? नहीं, कोई नहीं तोड़ा। आवाज का दिन है। शहजाद पूनावाला बुरा मान जाएंगे तो ईवीएम की बात तो मैं करूंगा नहीं, लेकिन ये जरूर है कि ये कोई स्टेबल सरकार इतनी नहीं बनी है, अभी बहुत उठापटक बाकी है। जिस तरीके से शिंदे जी ने हेजिटेशन के साथ डिप्टी सीएम के पद को संभाला है और अभी भी होम मिनिस्ट्री पे अड़े हुए हैं, अमित शाह जी से मीटिंग बाकी है, तो मेरे ख्याल से शिवसेना तो यूबीटी ही असली शिवसेना थी, है और रहेगी, और इससे आदित्य ठाकरे का कद ऊंचा होगा। आप देखेंगे कि शिंदे के घटक दल के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स वर बीजेपी कैंडिडेट्स। आप कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे के शपथ लेने से आदित्य ठाकरे का कद ऊंचा होगा? जी, मतलब ये बात तो शिवसेना उबाटा के लोग भी नहीं कह रहे हैं। मिनिस्टर पे जो डिमोट हुए हैं ना, पता नहीं आपका जो डिमोट हुए हैं ये, और जिस तरीके से इनको कॉर्नर किया गया तो अनुराग भदौरिया भी मुस्कुरा गए। कैंडिडेट्स को शिवसेना शिंदे के टिकट पे लगाया। एक सेकंड, भारतीय जनता पार्टी के साथ होते तो आज आदित्य ठाकरे डिप्टी सीएम हुए होते और ठाकरे परिवार की वारिस जो है, राजनीतिक वारिस आज बड़े होते हैं। अपने पिता की सारी राजनीतिक पूंजी, जिसे सोशल कैपिटल और पॉलिटिकल कैपिटल कहते हैं, इसे कहते हैं यदि बेटा नालायक हो जाए ना कि धन संचय। यदि आपने संचय किया तो क्या, यदि बेटा बुढ़ाने वाला होगा तो बुढ़ा करके ही जाएगा। उद्धव ठाकरे ने वही किया है। ओके, उद्धव ठाकरे ने वही किया है, लेकिन देखिए ये जो एक सेकंड बीजेपी खत्म कर देगी शिंदे की शिवसेना को, नहीं खत्म कर देगी शिवसेना को। बीजेपी को शिवसेना इसलिए चाहिए शिंदे, जैसे जनता दल को कमजोर किया ठाकरे की, उसी प्रकार से शिंदे की राजनीतिक कील हमेशा के लिए ठोक देने के लिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि उद्धव ठाकरे इस्लामिस्ट फोर्सेस से ज्यादा हिंदुत्व के लिए खतरे साबित होकर के महाराष्ट्र की राजनीति में आए। इसलिए मैंने कहा था, बस 10 सेकंड, मैंने सारे हिंदुओं से कहा था इस आदमी को जरूर हराओ, क्योंकि ये हिंदुत्व के लिए अभिशाप है, कैंसर की तरह है उद्धव ठाकरे, इसको जरूर पराजित करो। और अच्छा हुआ, हम सब खुश हैं कि ऐसी ताकत जो अफजल खां के मजार तक जाने के लिए तैयार हो जाए सिर्फ वोट के लिए। मेरे को लगता है ओके, क्योंकि उद्धव ठाकरे पे इतना कुछ बोला गया तो मुझे आनंद दुबे की एक प्रतिक्रिया लेनी पड़ेगी। आनंद दुबे, ये भगवा लहर है महाराष्ट्र के अंदर जो स्थापित हुई है, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, और ये भगवा संदेश है जनादेश का। अमीश भाई नमस्ते, आपके सभी दर्शकों को मेरी शुभकामनाएं। आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी आज मुख्यमंत्री बने, उनको भी हम बधाई देते हैं। हमको तो लग रहा था कि ये जो प्रचंड जीत हुई है ये बीजेपी और एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की है। अभी आपके माध्यम से बोला पड़ा, ये संगीत रागी की जीत है। ये संगीत रागी आकर महाराष्ट्र में हिंदुओं को जगा रहे थे कि सब लोग इनको जिता दो, तो देवेंद्र फडणवीस जी को इनको सीएम बना देना चाहिए था। ये कहाँ स्टूडियो में बैठे आपके साथ अमीश भाई,
संगीत रागी को तत्काल प्रभाव से नहीं, भारत में तो कहीं बांग्लादेश से या कहीं अंडमान निकोबार से कहीं से भी बना दो। नहीं 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 नहीं, आप मंथन करने का समय है आपके एक चीज प्रोफेसर रागी, मेरा निवेदन स्वीकार करें। अब सुनिए, पहले अब शांत हो जाइए। आनंद दुबे अपनी बात को रखिए, लेकिन आप तो इतने नाराज हुए, आप तो इतने नाराज हुए कि शपथ ग्रहण समारोह तक नहीं जा गए आप। नहीं, बताता हूं 23 तारीख को नतीजे आए थे, आज 5 दिसंबर है। रोज खबरें आ रही हैं, कभी फूफा जी नाराज हैं, कभी मौसा जी नाराज हैं, कभी ये वहां भाग रहे हैं, वहां भाग रहे हैं। अरे भाई, आपका शपथ ग्रहण कब होगा? कौन शपथ? अभी 1 घंटा पहले तो एकनाथ शिंदे का डिसीजन आया, मैंने देखा टीवी पर, उदय सामंत और संजय सिरसाट बोल रहे हैं हाँ एकनाथ शिंदे जी उप मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे। जिस सरकार में इतनी उलझन हो, उस सरकार के शपथ का न्योता अगर समय पे मिलता, अच्छा, ये जो बाकी लोग आए थे, शाहरुख खान, सलमान खान, सचिन तेंदुलकर, ये बिना न्योते के पहुंच गए वहां पर। अब पता नहीं ये खुफिया ढंग से बीजेपी की एक राजनीति तो रही है। वहां पर इतने राज्यों के मुख्यमंत्री थे, एनडीए के सारे घटक दल थे, वो बिना मतलब वो बिना उनको बताया होगा, हमको बताया नहीं ना। आपको न्योता नहीं मिला? तो उनको बताया होगा, हमें सारे पूर्व मुख्यमंत्रियों को। अरे हमें बताया क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं। एक शहजाद पूनावाला, इनको न्योता दिया नहीं? अमीश भाई, भारतीय जनता पार्टी है ना, ये बड़ी चालाक पार्टी है। इसने कितने प्यार से भ्रमित कर दिया देश की जनता को कि शिवसेना ने हिंदुत्व छोड़ दिया है, जबकि हमने बीजेपी को छोड़ा था। आगे का वाक्य बोलना भूल गई। चालाक तो ये कहना चाहिए था कि शिवसेना ने बीजेपी को छोड़ दिया है। नहीं, इसमें कोई नहीं है। चालाक राजनीति में चालाक होना ही चाहिए, इसमें कोई मैं इसको बुरा चालाक होना चाहिए, लेकिन चालाक होना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा चालाक नहीं होना चाहिए। ठीक है दुबे जी, मैंने सबकी बातें सुनी। चलिए, हमारे यहाँ तो तीनों लोगों ने मिलकर शपथ ले लिया। आप बता दीजिए, तीनों लोग मिलकर के एलओपी कौन होगा आपके बीच में से? नाना पटोले, उद्धव ठाकरे या शरद पवार जी, सुप्रिया सुळे? क्योंकि एक की तो हैसियत बची नहीं है कि अकेले बना दे। तो तीनों लोग मिलकर डिबेट के अंत से पहले बता दीजिए कि क्या उद्धव ठाकरे को एलओपी तक बना रहे हैं क्या लोग? तो मुझे लगता है कि कहाँ पर एकता है और कहाँ पर अनसेफ है, ये सबके सामने। और अभी आपने जो बोला जनादेश भगवा संदेश, ये भगवा संदेश क्या है? भगवा किसका रंग है? वीरता का, त्याग का, स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे जी का, छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज का यही तो रंग है। एक तरफ था कि भगवा के प्रति, बाला साहेब ठाकरे जी के विचारों के प्रति कटिबद्धता, और दूसरी तरफ क्या था? सलमानी और निजामी के साथ वोट जिहाद का नारा, मुस्लिम आरक्षण बाबा साहेब आंबेडकर जी के विचारों के खिलाफ जाकर देने का नारा, फिर था कि मौलाना और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ वोट जिहाद का फतवे का नारा, और मिस्टर खड़गे का वो बयान कि भगवा आतंकी होता है, योगी आतंकी है, और गेरुआ पहनने वाले क्यों आते? सही में 10 सेकंड और, केवल 10 सेकंड और। मैं आज कहना चाहता हूं, आपने हिंदुत्व नहीं छोड़ा, आपने हमको छोड़ा ना। एक बार केवल बता दीजिए वक्फ पर क्या स्टैंड है, एक बार बता दीजिए सीए पर क्या स्टैंड है, एक बार बता दीजिए 370 के हटाए जाने पर क्या स्टैंड है। इसीलिए मैं, आनंद जी नहीं, उन्होंने देखिए संगीत रागी को इतने ताने कसे। मैं एक ही बात बोलता हूं, संगीत रागी को ताने कसना बहुत आसान है। संगीत रागी एक प्रोफेसर है, एक आरएसएस से जुड़े हुए व्यक्ति है। मैं चुनौती देता हूं, ये यही बात जो है नौमानी के बारे में बताए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का व्यक्ति वोट जिहाद बोलता है तो ये आनंद दुबे अंजुम की तरह हंसते हैं, और संगीत रागी राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो संगीत रागी को ऑर्गेनाइजेशन को गालियां बकते हैं। ये इनका चरित्र है। लेकिन ये तो अनुराग, विवेक और आप आनंद दुबे मानेंगे, जो आपने एक जाति का पॉलिटिकल खेल खेला, उसकी काट बीजेपी ने ढूंढी। आपने जाति का खेल खेला और उसमें मुसलमान वोट जोड़े, आपको उसका लाभ मिला यूपी और महाराष्ट्र के अंदर। लेकिन उसी यूपी में बाय इलेक्शन में सीधी लड़ाई में बीजेपी ने सपा को बुरी तरह से हराया। उसी सीधी लड़ाई में बीजेपी के अगुवाई वाली महायुति ने पूरे इंडिया अलायंस को बुरी तरह से हराया, हरियाणा में हराया। पूरा नैरेटिव बीजेपी के खिलाफ था, ये तो आप मानेंगे। आनंद दुबे। अमीश भाई देखिए, अभी आपने कहा कि चालाक होना बहुत अच्छी बात है। अरे तो सज्जाद नोमानी कौन है भाई? हम तो उसको जानते भी नहीं। पॉलिटिकल चालाक की बात कर रहा हूं। हम तो सज्जाद नोमानी को हम जानते नहीं, हमारा कभी उनसे मिलना जुलना नहीं हुआ, हमने कभी उनके साथ कोई मुलाकात नहीं की। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी ने सज्जाद नोमानी को भेज दिया हो, यह भी तो हो सकता है। क्यों भारतीय जनता पार्टी सज्जाद नोमानी को नहीं भेज सकती है? अरे जिस महाविकास आघाड़ी का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, उस सज्जाद नोमानी को हमारे ऊपर भेजकर ये साबित कर दिया कि हम लोग बहुत बड़े हिंदू विरोधी हैं। अरे हम हिंदू विरोधी नहीं है। आपके लिए फैक्ट सर्वोपरि है। एक बात अपनी अपनी बारी में, अमीश जी आप सबको बहुत समय देते हैं और खास करके विपक्ष को तो आप ज्यादा अवसर भी देते हैं, ऐसा नहीं है। अमीश जी, आपके शो की शुरुआत किससे होती है?
आपके विश्लेषण से, मींस यू आर कमिटेड टू द फैक्ट्स। ये कौन है? ये व्यक्ति है फहाद अहमद। किसका कैंडिडेट था? शरद पवार एनसीपी का। बिल्कुल। वो मिलने गया नौमानी अबाड़ी का से, कैंडिडेट था। और अगर वो शिवसेना हमारा का भी समर्थन था इनको। अगर नौमानी हमारा एजेंट था तो उनको निकाल देते, अब उनकी कैंडिडेसी खारिज कर देते। दूसरी बात ये है सलमानी, जिसने वो गजवा हिंद की बात की, और सलमानी के साथ कौन बैठा था? अबू आजमी। अबू आजमी जो कौन है? समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, जो उद्धव बाला साहब ठाकरे से उनके घर पर मिले, वही अबू आजमी जिसने याकूब की पैरवी की और बाला साहब ठाकरे को क्या बोला था? ओल्ड एंड सीनाइल। और अंजुम जी सॉरी क्या नाम है इनका? आनंद दुबे। ओह, आनंद दुबे जी हंस रहे। सॉरी वो क्या है, कंफ्यूजन में रहता हूं मैं। अंजुम जी, आनंद जी, एक लास्ट बात 10 सेकंड और। ठीक है, 10 अमित जी, सेकंड, ओनली 10 सेकंड्स। चलिए अभी यहां पर कर देते साबित। संभल मामले पर मैं बोलता हूं हरिहर मंदिर था वहां पर। अंजुम जी जवाब दीजिए, सॉरी आनंद जी बताइए क्या था वहां पे? वो तो बोलते सर्वे मत करो। अरे वो तो बोलते सर्वे मत करो। मैं वही कह रहा हूं, तो सर्वे हो रहा है ना, वो तो सर्वे हो रहा है ना। अरे रोका किसने? विरोध कौन कर रहा है? जहां मंदिर है वहां मंदिर होना चाहिए। अरे अनुराग विरोध कर रहे हैं। मंदिर है वहां मंदिर अनुराग होना से पूछ चाहिए लो, ना। मंदिर मानते हैं वहां पे? मैं कह रहा हूं हरिहर मंदिर है, मानते हैं क्या अनुराग? ये कह रहे हैं कि संभल का व्यू मैं देखिए, रखूंगा। इनका टेक है कि जहां राम मंदिर है, राम मंदिर होना जो चाहिए। मस्जिद है विवादित ढांचा, वो विवादित ढांचा, अच्छा, समझ हरिहर गया। मंदिर, मथुरा स्कंद में पुराण, जो कृष्ण मत्स्य की पुराण, जन्मभूमि है, सारे वहां जगह पर। कृष्ण अरे भगवान का बाबर मंदिर नामा होना में है, ऐने अकबरी में है भाई। आप लोग तो वो तो पढ़ते हो ना, बाबरनामा तो पढ़ा ही होगा आपने अंजुम जी। अरे कौन बाबर यार? बाबर कौन है? आप अरे बोलो तो बाबर की मस्जिद के लिए लगे हुए हैं विवेक श्रीवास्तव और अनुराग ठाकुर। मुझे नहीं पता कौन बाबर है। बाबर कौन है? अनुराग भदौरिया। आनंद जी आप पर अरे दया आ बाबा, रही जो है। कोर्ट कहेगा वो फाइनल। शिवसेना बाला साहब ठाकरे के राजनीतिक तो नहीं जानते बाबर कौन है? मंदिर के लिए संगीत चुप्पी रागी जी साध से दे। पूछो। इससे संगीत बड़ा रागी शर्म जी की बात, प्रोफेसर इससे है, बड़ी उनको ठीक है, शर्म लेकिन ये नैरेटिव कुछ और हो रहा है। मेरी आज की चर्चा पूछो। विषयांतर हो रहा है, विषय मेरा कुछ और है। क्या आपको लगता है, मैं फिर उसी पॉइंट पर आता हूं और संगीत रागी और आपसे मैं प्रश्न पूछता हूं, क्या आपको लगता है सैफरन नैरेटिव, भगवा नैरेटिव काम किया है? उसके साथ विकास, उसके साथ लाटकी बहन, लाटका भाऊ, ये सब काम किया है, लेकिन आरएसएस, बीजेपी, एनडीए ने जवाब दिया है अपने अंदाज के अंदर कि यू कांट टेक अस फॉर ग्रांटेड। एक बार ये आपने एक नैरेटिव चलाया, लेकिन उसके बाद नहीं चलेगा। 30 सेकंड। देखिए अमित जी, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस अपने कार्यक्रमों में जो कविता का गान कर रहे थे, बिल्कुल, जागो तो एक बार हिंदू जागो तो, मैं बता रहा हूं कि देवेंद्र फडणवीस जी ने पूरे नैरेटिव को बदल दिया महाराष्ट्र की राजनीति में। और जो महामंत्र जो निकल करके आया कि बटोगे तो कटोगे, ये एक महामंत्र मिल गया है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और मैं फिर कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी जीत करके जो है आने के बाद जब हिंदुत्व से थोड़ा सा हटती है तो उसका जो कोर वोटर है वो बहुत नाराज होता है। कोर तो वोटर बीजेपी कभी हटी नहीं अपने हिंदुत्व के एजेंडे से। कई बात जो होता है ना, डेवलपमेंट सब कीजिए, लेकिन ध्यान दीजिए अफगानिस्तान में किस प्रकार का हुआ। 76 के 80 के दशक में अफगानिस्तान भी डेवलप था। यदि तालिबानी मानसिकता ओवरटेक कर ले राजनीति को, जिस प्रकार से राहुल गांधी और विपक्ष ने तालिबानी मानसिकता को पैदा करके और उसको खड़ा पोषण किया, वो खतरनाक था। और मुझे लगता है कि देश की आम हिंदू ने इस खतरे को लेकिन विपक्ष के किसी नेता का नहीं जाना, ये अपने आप में आप बार बार, मैं बाकी मुद्दों पर बाद में आऊंगा, लेकिन अनुराग भदौरिया बार बार लोकतंत्र की बात करते हैं। यू टॉक अबाउट डेमोक्रेसी। आई स्टिल रिमेंबर योगी बीजेपी की सरकार आई, अखिलेश जी सीएम नहीं रहे, लेकिन उसके बावजूद अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव दोनों गए थे शुभकामनाएं देने के लिए और शपथ कार्यक्रम में के लिए गए थे। और मुझे अच्छी तरह से वो दृश्य याद है, गृह मंत्री अमित शाह के साथ फिर वो प्रधानमंत्री मोदी से भी मिलने के लिए गए और उस समय प्रधानमंत्री मोदी और स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव में कान में बातचीत भी हुई। वो दृश्य मुझे अच्छी तरह से याद है, लखनऊ के वो दृश्य थे। लेकिन आज विपक्ष का कोई नेता नहीं पहुंचा, जबकि 2019 के अंदर उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को छोड़ा था। पॉलिटिकल धोखेबाजी हुई थी बीजेपी के साथ, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी की टॉप लीडरशिप पूरी की पूरी महाराष्ट्र की वहां मौजूद थी, इंक्लूडिंग देवेंद्र गंगाधर फडणवीस, जिसे देवा भाऊ कह रहे हैं आज। देखिए सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं, 2014 के बाद से जिस तरह से भारत के अंदर में नफरत की राजनीति को जन्म दिया जा रहा है, ये देश के लिए ठीक नहीं है, देश के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को अपना राजनीतिक फायदा मिल रहा हो, वो भी कुछ दिन तक मिलेगा। क्षणिक राजनीतिक फायदा के लिए आप देश को दांव पे नहीं लगा सकते।
लगातार जिस तरह की भाषा शैली भारतीय जनता पार्टी की बदलती जा रही है, वो बेरोजगारी महंगाई पे बात नहीं करते। वो किस तरह की बातें कर रहे हैं, कभी डीएनए, कभी धर्म की राजनीति। नहीं, मेरा ये प्रश्न है कि ये शपथ ग्रहण से नफरत क्यों थी? जवाब पे आप तो दिक्कत ये है कि शपथ आपके ग्रहण से पेट में नफरत क्यों इतना थी? दर्द होता है, इतना दर्द होता है कि आप मुझे दर्द नहीं हो रहा, मैं सवाल पूछ रहा हूं रहिए भाई। विपक्ष को लेके आप इतने परेशान क्यों रहते हैं? अभी मैं बोलना शुरू नहीं करते, आप चिल्लाना शुरू करते हैं। इतनी पैरवी मत कीजिए कि साफ साफ दिखने लग जाए। अभी तो मैं बोलना ही शुरू किया। एक सेकंड अनुराग भदौरिया, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं, प्रश्न का जवाब ले रहा हूं। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं और आपको सवाल अगर पैरवी लग रहा है तो ये आपकी दिक्कत है। अगर आपको ईवीएम खराब लग रही है तो ये आपकी दिक्कत है। आप लोकतंत्र की दुहाई देते हैं और एक पत्रकार के सवाल पूछने के ऊपर आपको पीड़ा होती है। मैं पूछ रहा हूं ये कौन सा लोकतंत्र था? ये कौन सा लोकतंत्र था कि विपक्ष का कोई भी नेता नहीं पहुंचा आज वहां पर महायुति के शपथ ग्रहण के अंदर? ये कौन सा लोकतंत्र था? तकलीफ होती होगी, जवाब दीजिए। चिल्लाना शुरू कर देते हैं, चिल्लाना शुरू कर देते हैं। बोलना है तो मत बुलवाइए, बोल दीजिए चुप बैठे। ठीक है, आपको नहीं बोलना, ये आपकी कॉल है। क्या दिक्कत है? योर टाइम इज ओवर। अगर आपको नहीं बोलना तो टाइम तो ओवर होगी, हटा दीजिए ना, हटा दीजिए। बोले विपक्ष क्यों आता है बोलने के लिए? आप हट जाइए, आपको हटना तो हट जाइए। ये आपकी कॉल है, ये आपकी कॉल है, आपकी कॉल है। आपको हटना तो हट जाइए। मेरी क्या कॉल है? लेकिन इस तरह की अनर्गल बातें मत करिए मेरे कार्यक्रम के अंदर। ऑडियो डाउन करिए इनका। अनर्गल बातें कर रहे हैं आप। सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे, सवाल का जवाब नहीं है तो इधर उधर घूमते हैं आप। अनर्गल बातें कर रहे हैं। आपको मौका दिया और मैंने आपसे प्रश्न पूछा कि वहां पे विपक्ष का कोई नेता नहीं पहुंचा, आप फिर वो ए फॉर एप्पल लेकर बैठ गए। अरे कभी तो प्रश्न का जवाब दीजिए अनुराग भदौरिया, कभी देखा करिए रिकॉर्डिंग अपनी जाकर, क्या बोलते हैं आप। व्यूअर्स का टाइम वेस्ट होता है इससे। बोलिए शहजाद अब अपनी बात को 30 सेकंड में। अमित जी, पहले तो राजनीतिक क्लास की तरफ से मैं माफी मांगता हूं आपसे कि मीडिया का बार बार इस प्रकार का अपमान, ये मुझे लगता है बहुत बुरी बात है। दूसरी बात देखिए, कुछ लोग परिवार तंत्र को लोकतंत्र के ऊपर रखते हैं, इसीलिए अगर कोर्ट उनकी तरह से फैसला दे तो उनको कोर्ट अच्छा लगता है। अगर ईवीएम से वायनाड में जीत हो, झारखंड में जीत हो तो ईवीएम ठीक लगता है। ये जो कार्यक्रम था ये संविधानिक कार्यक्रम था, बाबा साहब आंबेडकर जी के संविधानिक कार्यक्रम, उसमें सबको जाना होता है। हम लोग एक दूसरे के खिलाफ हो सकते हैं, शत्रु नहीं। दूसरी बात, आप ये कार्यक्रम की बात कर रहे हैं, सर खड़गे जी ने 15 अगस्त के प्रोग्राम को बॉयकॉट किया। अब बताइए कि 15 अगस्त का प्रोग्राम जो बॉयकॉट कर सकते हैं उनके लिए शपथ समारोह क्या है? और आखिरी बात, नफरत की राजनीति, ये महंगाई और बेरोजगारी की बात हो रही है क्या? संबल का विषय जब पार्लियामेंट में उठा दे तब। और दूसरी बात, मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। अब मैं पूछना चाहता हूं अनुराग भदौरिया से, अगर वो जवाब देने में इंटरेस्टेड है, तो मठाधीश को माफिया बोल दिया, एक बार मौलवी को बोल दीजिए। ठीक है, आपने भी बात को रखा, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह में कोई नहीं गया अनुराग भदौरिया, उस पर आपका क्या कहना है? जबकि मैंने कोट करा 2014 में अखिलेश जी और स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी दोनों गए थे, बोला जब बीजेपी की सरकार आई थी उत्तर प्रदेश के अंदर। मैंने आपसे बोला जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, ये जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र का जो भाव होता है उसको खत्म करने की कोशिश किसी ने की है तो बीजेपी ने की है। ये जो आपसी रिश्ते होते हैं उसमें कड़वाहट लाने की किसी ने कोशिश की है तो भारतीय जनता पार्टी ने की है। पहले सत्ता पर जो विपक्ष होता था, हम मुद्दों पे चर्चा करते थे, मुद्दों पे बात होती थी, कभी व्यक्तिगत कोई नहीं होता था। जिस तरह से व्यक्तिगत हमले शुरू हो गए ये बीजेपी करती है, हर व्यक्ति का व्यक्तिगत हमला करना। तो आप बताइए, जब किसी व्यक्तिगत हमला करेंगे उसके बाद कहेंगे कि नहीं 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 हमारे में सौहार्द करेगा, कैसे रहेगा? आप सौहार्द का वातावरण रखना कहां चाहते हैं? आप एक दूसरे का सम्मान करते कहां हैं? आप छोटे छोटे प्रवक्ता आके यहां पे जो देश के बड़े बड़े लीडर उनको गालियां देके चले जाते हैं। बताइए, आप किसी को तुड़तड़ा करके चले जाते हैं। ये कोई ऐसे थोड़ी है भाई, हमारे जो संस्कृति संस्कार है कि नहीं, डेकोरम है कि नहीं? संवैधानिक पद पर बैठे लोगों को गाली देना कोई अच्छी बात है क्या? लगातार इस तरह का जो सौहार्द, जो वातावरण खराब होता है, ये ठीक नहीं है। और इसीलिए कह रहा हूं कि इस तरह का जो माहौल पैदा हो रहा है, एक दूसरे के शपथ में नहीं जाना, ये उसी का परिणाम है। ये नहीं होना चाहिए। ये मैं चाहता हूं कि समाज के अंदर लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए। हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, वैचारिक लड़ाई हो सकती है, लेकिन व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। किसी के मनभेद नहीं है। हम यहाँ पे मनभेद की बातें करते हैं, ये ठीक नहीं है। मनभेद तो मेरे और आपके भी नहीं है अनुराग जी, की बात नहीं हो पाती है तो लोगों के बीच में मनभेद होता है, नहीं होना चाहिए। राजनीति में ऐसा नहीं हुआ कभी। बिल्कुल बिल्कुल, आप अपनी वाणी को विराम दीजिए। हमारे झगड़े पानी का ग्लास पीजिए, हमारी लड़ाइयां होती थी, लेकिन विचारों की थी, व्यक्तिगत नहीं थी। ठीक है, अच्छा होने लगा है। देखिए, एक सेकंड अनुराग भाई बोला आपने, कांग्रेस के खिलाफ हम लोग होते थे। कांग्रेस ने जब भी गलत किया तो सरकार, अनुराग यू मेड योर पॉइंट, रोड पे धरना प्रदर्शन होते थे, हर तरह की बात होती। ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। देखिए, आपने अपनी बात को रखा। ओके शहजाद। अमित जी, आप अभी एक और फैक्ट चेक कराइए। मैं छोटा प्रवक्ता हूं, मैंने आज तक अखिलेश जी के लिए ऐसी कोई भी शब्दावली का इस्तेमाल नहीं किया। चिरकुट छुटवैया किसने बोला था अखिलेश जी को? ये अखिलेश वखिलेश किसने बोला था अखिलेश जी को? मुलायम सिंह यादव जी को मैंने आज तक या किसी हमारे
हमारी पार्टी के व्यक्ति ने उनको भ्रष्ट नहीं बोला, उनके ऊपर सीबीआई का केस शुरू किसने किया था? और एक बार फैक्ट चेक ये भी करा दीजिए कि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को पद्म अवार्ड किसने दिया था? बीजेपी के ही नहीं, कांग्रेस के कई सारे बड़े नेताओं को किसने पद्म सम्मान सम्मानित किया था? जबकि अपने आप को भारत रत्न देने की प्रथा कहां है? 10 सेकंड अनुराग जी, मैंने आपके बीच में एक भी बात नहीं बोला। और दूसरी बात, 125 से ज्यादा गालियां, जैसे अभी संगीत जी बता रहे थे प्रधानमंत्री को कि कब्र खुदेगी, हिटलर की मौत मरेगा, डैश डैश की मौत मरेगा, नीच, भस्मसूर, गंगू तेली, भस्मसूर, गंगू तेली, ये सारी गालियां देने के बाद और राहुल गांधी ने बोला कि डंडों से पीटा जाएगा, तो राजनीतिक और बाकी सब छोड़ दीजिए। मोदी जी के कई वर्षों पहले वाजपेयी जी को पहली बार गद्दार सोनिया गांधी ने कहा था। बिल्कुल, आप बता दीजिए, ये फैक्ट चेक है, कर दीजिए ऑन। और तब पता है किसने विरोध किया था? बाला साहब ठाकरे जी ने, कि ये सोनिया गांधी विदेश से आई है और ऐसे शब्दावली का इस्तेमाल करती है वाजपेयी जी के लिए। मैं गलत बोल रहा हूं तो आनंद दुबे जी करेक्ट कर दे। अच्छा ठीक है, क्योंकि ये बार बार प्रश्न हो रहा है। और आनंद दुबे, मैं आपके पास आता हूं, क्योंकि आप जब उद्धव ठाकरे की शपथ थी और उद्धव ठाकरे की शपथ पे देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी की महाराष्ट्र की टॉप लीडरशिप वहां मौजूद थी, जबकि बहुत बड़ा मनमुटाव था। बीजेपी के साथ आप चुनाव जीत के आए थे और आपके अलायंस को बड़ा नंबर मिला था, लेकिन उसके बावजूद आपने पाला बदल लिया था। तब भी बीजेपी शपथ में आई थी, आज आपके नेता शपथ में क्यों नहीं आए? आनंद दुबे, अरे मैं वही कह रहा हूं कि शपथ में हम जरूर आते, अगर हमें समय के पहले सूचना मिलती तो हम आते। तो इनको जो मिली पुख्ता जानकारी है कि हमें न्योता दिया ही माधुरी दीक्षित, हमें सलमान बुलाया खान, था, नहीं हमें बुलाया था, संजय दत्त, शाहरुख खान, रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, सचिन तेंदुलकर, ये बिना बुलाया हमें बुलाना चाहिए ना। अरे तो हम कोई कलाकार हैं, हमें बुलाया क्या? राज ठाकरे जी को बुलाया, उनके बिना शर्त पटिंबा देने वाले को बुलाया, शरद पवार जी को बुलाया। अरे आप पूछिए ना, आप तो पत्रकार हैं, आप बुलाया है, तभी तो मैं बोल रहा हूं, हमारे पास जानकारी है, सबको बुलाया है। सबको बुलाया, खुद ही जाने का? नहीं, बिना बुलाए जाके वहां बैठने का कैसे मालूम बुलाया? इनवाइट भेजा, कैसे मालूम बुलाया? कोई जीआर है, कोई न्योता है, मैं जवाब दे दूं? ठीक है, ओके आनंद दुबे, कोई फोटो खींचते हुए है, देते हुए? अरे आप मतलब आपको तो विपक्ष पसंद देते हैं, आप तो विपक्ष मुक्त भारत की कल्पना करते हो। संजय राउत को भी देकर आते हैं, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे देते उनको, तो जनता के सामने कहना वो जवाब देने का अवसर देते हैं। संजय राउत को तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे सकते थे, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही सारे न्योते ले रहे हैं। पर मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ, देखिए मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि यार आपने न्योता नहीं दिया, आप तो अरे ठीक है, अरे बताने तो दो, जिनकी तरफ से न्योता आना था उनकी तरफ से तो बात आने दीजिए। अब कमाल की बात कर रहे हैं आप तो। देखिए ये एक नाथ शिंदे जी वाली हालत कर दिया, खाने को गए तो भंडारा खत्म हो गया और बाहर निकले तो चप्पल चोरी हो गई। नहीं, वो डिप्टी सीएम हो गए, वो डिप्टी सीएम हो गए, आपको भंडारा और चप्पल दिख रही है, उन्हें तो डिप्टी सीएम दिख रहा है, उन्हें तो डिप्टी सीएम लड़ा गया था। देखिए वो कहावत आप पे फिट बैठ रही है अभी, वो भंडारे और चप्पल वाली कहावत आप पे फिट बैठ रही है। वो कह रहे थे कि मैं वो देखिए आनंद दुबे, ये जो कहावत आपने बोला है, ये भंडारे और चप्पल वाली कहावत आप पे सही बैठ रही है इस समय, कि आप बीजेपी को छोड़ के गए भंडारा खाने के लिए, वहां चप्पल भी उड़ गई थी। ओके, अब देखिए मैं जवाब देना चाहता हूं, आनंद जी आप थोड़ी सी कृपा करेंगे। अब दुबे जी शांत, दुबे जी शांत। आज ही सरकार बनी है। देखिए ऐसा है कि सत्ता की लालच में जो अपना सियासी धर्मांतरण कराकर गए, वो अब टोपी और लुंगी के सहारे आ गए हैं। अगर आपको भी कहावत की इस्तेमाल करने, तो मैं भी कहावत में ही बोल रहा हूँ, वैसे नहीं बोल रहा हूँ कि लिटरली लुंगी टोपी में, वरना आप लुंगी टोपी समझेंगे। मैं आपको बोल रहा हूँ लुंगी टोपी की स्थिति बन चुकी है आपकी, क्योंकि विचारधारा भी नहीं, पार्टी भी नहीं, सिंबल भी नहीं, सत्ता भी नहीं, और विचारधारा और बाला साहब ठाकरे को भी छोड़ दिया आपने। छोड़ देते इस विषय को, आ जाते हैं आप लुंगी टोपी के सहारे। चलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज आपने केवल देवेंद्र भाई का अपमान नहीं किया है, आपने एकनाथ शिंदे का अपमान नहीं किया, आपने अजित पवार का अपमान नहीं किया। ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है महाराष्ट्र में। हम चाहे जितने विरोधी रहे हो, हमने हमेशा से सत्ता किसी की आती है जाती है, हमने सम्मान किया है। आपने बाबा साहब आंबेडकर जी का अपमान किया है, आपने जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसका अपमान किया है। और केवल अपमान ही नहीं, आपने तो सीजीआई को दोष दे दिया भाई कि सीजीआई कैसे हार गए, आपने ईवीएम को दोष दे दिया। आप बता दीजिए मुझे कि आप बताइए कि वायनाड में जीत हो गई है, झारखंड में जीत हो गई है, जम्मू कश्मीर में जीत लेकिन ऐसा देखिए, एक सेकंड, जो आप एग्जांपल कह रहे हैं, देखिए मैं एक सेकंड, मैं शहजाद ने जो बात बोली वो महत्वपूर्ण बात है, आनंद दुबे और विवेक श्रीवास्तव और अनुराग भदौरिया, और आई वांट टू, और मैं ये कहना चाहता हूं, अखिलेश यादव ने बड़ा दिल दिखाया था वो शपथ ग्रहण समारोह में, जब उनकी सरकार गई थी उसके बावजूद आए थे। ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल जेस्चर था। इसके अलावा नवीन बाबू हाल ही का एग्जांपल है, ओडिशा के अंदर वो सिटिंग सीएम थे, वो चुनाव हार गए, लेकिन उसके बावजूद वो मोहन मांझी के शपथ ग्रहण समारोह में गए
और एक सेकंड लेकिन महाराष्ट्र में यह परंपरा रही है शपथ ग्रहण में समारोह में जाने की, लेकिन नहीं गए उद्धव ठाकरे, नहीं गए महाविकास अघाड़ी का कोई भी नेता। क्यों इतनी बड़ी चिढ़? एक सेकंड मैं ले रहा हूं। इतनी विवेक श्रीवास्तव, इतनी बड़ी चिढ़? 5 सेकंड मैं बिल्कुल आपको दूंगा, 5 सेकंड 20 सेकंड दूंगा, लेकिन पहले विवेक श्रीवास्तव। जब इलेक्शन खत्म हुआ, ये भगवा से चिढ़ थी क्या? मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने क्लियर कट बोला कि यात्रा निकाली जाएगी ईवीएम को हटाने के लिए। हमने इस मैंडेट को स्वीकार नहीं किया है, ना संजय राउत ने ना हमने। मैनिपुलेशन किया गया है। शिवसेना यूबीटी को जबरदस्ती कम सीटें आई हैं बिकॉज ऑफ इलेक्टोरल मैनिपुलेशन। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए हैं और इस तरह के समारोह का बाइकआउट जरूर होना चाहिए। आप तोड़ फोड़ से मुख्यमंत्री जरूर बन जाइए आप, और शिंदे साहब की सेना तो अब खत्म होगी 1 साल में। 2 साल का हनीमून समाप्त। ठीक है, ये लिख लीजिए। बहुत सही कहा है मेरे मित्र ने जो यूबीटी से आए हैं कि भंडारा खाने गए थे, भंडारा भी खत्म, बाहर ये तो आपकी कहानी है। ओके, इनके साथ यही हुआ है। आपने सबकी प्रेडिक्शन कर दी, शिंदे की सेना भी खत्म हो जाएगी, बीजेपी बड़ी गलती से जीत गई है वहां पर। ओके, केवल 10 सेकंड लेकर बोलना चाहता हूं। चलिए विवेक जी, आपने ईवीएम पर जो है आपने 5 सेकंड विवेक जी दूंगा आपको, मैं आपके पास भी आएंगे। 10 सेकंड। विवेक जी, आपने तो ये फतवा जारी कर दिया कि ईवीएम ठीक नहीं थे। वायनाड में ईवीएम ठीक थे, गलत थे, वहां पर भी विरोध कर दो। वायनाड में भी ईवीएम सुन लीजिए सर, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। हर लाइन में कमेंट्री नहीं हो सकती। 20 सेकंड है, ऑडियो डाउन शहजाद के 20 सेकंड। अच्छा, दूसरी बात, अभी आनंद जी ने कहा कि हमें आकर बुलाया नहीं। आपको याद होगा अमीर जी, आप तो एज ए रिपोर्टर आपने हमारी पार्टी को बहुत कवर किया है। जब भी हम लोग बड़ी पार्टी बने तब भी हम बाला साहब ठाकरे जी के पास मातोश्री जाते थे और हर चीज का डिसीजन मातोश्री से होता था। इस बार एक मीटिंग बता दो जहां पर शरद पवार और राहुल गांधी मातोश्री आए हो। हर बार इनको सिल्वर ओक जाना पड़ा, यहां तक कि 10 जनपद जाना पड़ा अपने आप को घोषित करने के लिए, और फिर भी मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में घोषित नहीं हुए। अब मातोश्री को मांगोश्री बना दिया और यहां पर कह रहे कि न्योता नहीं आया, न्योता नहीं आया आपको। आनंद दुबे ऑडियोज डाउन, जिसका मैं नाम लूं उसी का ऑडियो खोलिए। आनंद दुबे जी। अभी अमीश भाई, अभी डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान की बात शहजाद भाई कर रहे थे। इस बहुत बड़ा चैनल है आपका, करोड़ों लोग देख रहे हैं। दिल बड़ा करके बताइए कि नेता प्रतिपक्ष हमको बनाएंगे? बताइए शहजाद भाई, हमारी संख्या तो कम है, लेकिन सरकार चाहे तो नेता प्रतिपक्ष बना सकती है। इनको बोले 10 सेकंड जवाब सुनिए, बनाए, ठीक है? अब मैं आपको 10 सेकंड। महाराष्ट्र की विधानसभा है 288, 10% चाहिए आपको, दैट मींस 29 चाहिए। इनकी है 20 सीट्स। ठीक है, ये बनने के लिए इनको एसपी शरद पवार का और कांग्रेस का समर्थन चाहिए। पहले बता दीजिए आपके पास दोनों का है क्या? नहीं, हम तैयार हैं, आप बता दीजिए दोनों का है क्या? हम स्पीकर बनाते हैं, हम तैयार हैं, बता दीजिए दोनों का है क्या? सरकार यही छोटा दिल है, सरकार नहीं बना सकती उनके बिना जाके खिलाफ जाके। आप जानते हैं इस बात को, कहना भाई कुछ और, बकायदा करना 10% कुछ लिखा हुआ है, हम और। नहीं बना सकते किसी को। ये बताइए, सरकार चाहे इनसे तो चार, मैं आपको बता रहा हूं, इनसे तो संपूर्ण शिष्टाचार आप चाह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आपको नेता प्रतिपक्ष भी ये बना दें, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह में गए नहीं आपके लोग, और आपका अधिकार आप ले लीजिए ना। लेकिन देखिए, इनसे पूरा शिष्टाचार जा रहे हैं। अनुराग भाई, ओके, आनंद भाई, इनसे संपूर्ण शिष्टाचार जा रहे हैं और शिष्टाचार का ध्यान रखें। लेकिन शपथ ग्रहण समारोह में बधाई देने के लिए गए नहीं, दिया ही नहीं। इन्होंने ट्विटर के माध्यम से एक दूसरे को बताया। देखिए आनंद, इनकी तैयारी बहुत आप भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि न्योता मिला। आपको पता है कि क्यों नहीं गए हैं, विपक्ष को गुमराह किया। लेकिन चलिए मैं एक और उदाहरण दूं, एक बड़ा दिल दिखाना चाहिए। 5 सेकंड। राम मंदिर का तो न्योता मिला था ना, कि वो भी नहीं मिला था? वहां गए तो हम तो 22, अरे बताइए ना, कहां इनके चक्कर में पड़े हम इसी? आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, आप मुंह से प्रकट नहीं करते, आप सब जानते हैं इनकी असलियत क्या है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में जो नहीं गए, वो समारोह में आएंगे। गुलाम नहीं है, संगीत रागी जी बताइए। गुलाम तो कोई किसी का नहीं है। जाएंगे जब मंदिर का पूरा काम पूरा होगा। लेकिन मैं एक योगी आदित्यनाथ का कोट बता रहा हूं, उसमें सवाल पूछ रहा हूं आपसे। एक सेकंड, ऑल ऑडियो साउंड, संगीत रागी ऑन स्क्रीन। बाबर के एक सेनापति ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था, और जो काम आज बांग्लादेश में हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। योगी आदित्यनाथ, अखिलेश जी कहते हैं मैं भी चेक कराना चाहता हूं अपना डीएनए, और मुख्यमंत्री जी आप भी अपना डीएनए चेक करा लो। ये डीएनए चेक करने की क्या बात है भाई? देखिए, ये फ्रस्ट्रेशन की भाषा है, और जैसे कहते हैं, पर जो योगी जी ने बोला, वो योगी जी ने एक बहुत सामान्य बात, बहुत मूल मंत्र दिया है।
आखिर बांग्लादेश में इस्लामिक रेडिकलिज्म है, नहीं, अयोध्या से जोड़ के, संभल से जोड़कर, इसलिए क्योंकि जो इस्लामिक बर्बर आक्रांता आया वो भारत के अंदर मस्जिदों मंदिरों को तोड़ा। आज बांग्लादेश के अंदर क्या हो रहा है, जितने हिंदू प्रतीक हैं उनको तोड़ा जा रहा है, इस्कॉन के मंदिर को तोड़ा जा रहा है। हिंदुओं की जनसंख्या 33% से 8%। आप तुलसी गेवार्ड का आप एक इंटरव्यू देखिए, क्या कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार नहीं, उनको बर्बरता से वहां पर मारा जा रहा है और दुनिया चुप है। आप ये अंदाजा लगाइए, भारत के अंदर भी बहुत बाद में, मैं तो कहता हूं यहां हिंदुओं में उबाल आना चाहिए था। जिस प्रकार से आखिर वो हमारा हिस्सा था भाई, पाकिस्तान लियाकत समझौते से पहले कहा गया था ना कि भाई हिंदुओं का वहां प्रोटेक्शन होगा, पाकिस्तान में भी प्रोटेक्शन होगा। भारत का मुसलमान तो 9.6% से 18% पर पहुंच जाता है और 33% से 8% पर बांग्लादेश में। तो मैं कह रहा हूं ना कि आखिर इस इस्लामिक रेडिकलिज्म का जवाब कहां है? हिंदू एकता में। ओके, मैं रुक करता हूं अनुराग भदौरिया का। अनुराग भदौरिया, ये डीएनए क्यों नहीं आया? जी, देखिए, कई बार आपने देखा होगा ना, मुंह ढकते हुए, देखें जो कोर्ट से निकलता है आदमी तो मुंह ढके हुए रहता है, अपना पहचान नहीं। क्या आप चेहरा लेकर के उद्धव ठाकरे जाते अमित शाह जी के पास, मिलना तो पड़ता, प्रधानमंत्री जी के पास? क्या आपने छुड़ा भोंका है भारतीय जनता पार्टी? आपने उद्धव ठाकरे का बौद्धिक और वैचारिक खतना हो चुका है, ये मैं कई बार दोहराया हूं। मुझे लगता है शब्दों को हम प्रधानमंत्री जी के खून में उबाल सही से चूज करें। ओके, अनुराग भदौरिया, अभी तक वो किसके बीच में आएगा? एक सेकंड, अनुराग भदौरिया, मेरा सीधा आपसे पॉइंट है। अखिलेश जी क्यों कह रहे हैं कि मेरे को अपना डीएनए, मैं भी अपना चेक कराना चाहता हूं डीएनए, और योगी जी भी अपना डीएनए चेक कराएं? क्यों? देखिए, इस हिंदुस्तान में उनके डीएनए चेक करने की बात तो नहीं कही योगी आदित्यनाथ ने। भारतीय जनता पार्टी, सुन तो मेरी बात, तो वही तो मैं कह रहा हूं ना, भारतीय जनता पार्टी को बार बार ये कहने की क्या जरूरत पड़ती है कि आप संभल को बांग्लादेश से कंपेयर कर देंगे? अरे अयोध्या में तो प्रभु राम ने हमें आशीर्वाद दिया है। प्रभु राम जानते हैं कि हम उनके आदर्शों को, आचरण को अपनाते हैं, और हम सबका डीएनए हिंदुस्तानी है, भारतवर्षीय डीएनए है। अगर बांग्लादेश को कंपेयर आप संभल से करेंगे तो ये चिंता की बात नहीं। अपने हिंदुस्तानी को आप किस तरह से कंपेयर कर रहे हैं? हिंदुस्तान को आप नहीं, आप संभल को बांग्लादेश से कंपेयर कर देंगे? ये संभल में रहने वाले लोग हिंदुस्तानी हैं और गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं, और उनमें भारत होने का उतना ही अधिकार है जितना अधिकार हम किसी और के पास है। सब हिंदुस्तानी को एक ही अधिकार है जो संविधान ने दिया है। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, जो बाबा साहब ने संविधान बनाया है। हर व्यक्ति को समान अधिकार है, जो हिंदुस्तान में रहता है, जो हिंदुस्तान का नागरिक है। ये बात क्यों भारतीय जनता पार्टी भूल जाती है? भारतीय जनता पार्टी क्यों धर्म के नाम पे राजनीति करके सत्ता पाने चाहती है? सत्ता के रास्ते आप धर्म के नाम पे जाना चाहते हैं, नफरत के नाम पे, राजनीति के नाम पे जाना चाहते हैं। प्रभु राम ने हमें आशीर्वाद दिया, आप अयोध्या की बात करते थे। अयोध्या में आशीर्वाद किसी को प्रभु राम ने दिया, तो समाजवादी ने दिया। और आने वाले दिनों में आशीर्वाद प्रभु राम को मिलेगा, तो समाजवादी को मिलेगा, बीजेपी को नहीं मिलेगा। करने वाले लोगों को वो कहें कि हम संवैधानिक संस्कार की बात करें तो ऐसे ही कहा जाता है जैसे शैतान जो है वो वेद मंत्रोच्चार की बात करना शुरू कर दे। आप देखिए, इस देश में वोट जिहाद किसने शुरू करने की बात की? समाजवादी पार्टी के नेताओं ने किया। आर्क बिशप से पत्र किसको लिखा गया कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करो? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किसके खिलाफ कहा कि ये दिल्ली की सत्ता को हराना है? दिल्ली की सत्ता में बैठा हुआ कौन है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी क्या है? हिंदुत्व के प्रतीक हैं, हिंदुत्व और विकास के प्रतीक। ये 2024 के चुनाव में भारत के मुसलमानों ने, मैं फिर कहता हूं सारे नहीं, 90% मुसलमानों ने हिंदुत्व के खिलाफ वोट किया। वोट ये आपका वर्जन है, ये आपका वर्जन है। मेरा पास डेटा है इसलिए मैं बोल रहा हूं। डेटा, ये आपका डेटा है। ओके, शहजाद, जो अनुराग ने बात बोली उसका पॉलिटिकल जवाब। मैं उसका पॉलिटिकल, देखिए, एक बात तो उन्होंने अभी कही कि सारे हिंदुस्तानियों का डीएनए एक है। ये अगर मानते हैं तो फिर एक है सीएफए का विरोध क्यों करते हैं भाई? उसका तो स्वागत करो, बोलो कि सही बोला है मोदी जी ने। आप भी तो वही बात कह रहे हैं। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, देखिए, बांग्लादेश और संभल क्यों बोला गया? क्योंकि बांग्लादेश में भी आप देख लीजिए इनका पैटर्न, वहां के हिंदुओं के लिए इतनी चिंता किसी को नहीं है, और यहां पर भी कोई हिंदू व्यक्ति मारा गया हो, राम कुमार मिश्र गए क्या उसके पास? बड़ी दृश्य आ रहे हैं, बड़ा दृश्य आ रहा है। बाला साहब ठाकरे के प्रतिमा पर पहुंचे हैं एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के नए नवेले डिप्टी सीएम, और माल्यार्पण कर रहे हैं। आप देख सकते हैं उनके साथ शिवसेना के तमाम नेता मौजूद हैं। एकनाथ शिंदे माल्यार्पण कर रहे हैं बाला साहब ठाकरे का, और बाला साहब ठाकरे का नाम लेकर आज उन्होंने शपथ भी ली
और आप देख सकते हैं शिवसेना के असली वंशज हैं, शिवसेना, असली शिवसेना, क्योंकि अब जनता की अदालत की भी मोहर लग गई है। एकनाथ शिंदे बाला साहब ठाकरे के द्वार पर हैं। बड़ी खबर आ रही है, देवेंद्र फडणवीस ने एक बड़ा बयान दिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनते ही शपथ ग्रहण के बाद देवेंद्र फडणवीस का यह बयान आया है और कहा है कि सिर्फ रोल बदले हैं, हमारी भूमिका बदल गई है, लेकिन दिशा वही रहेगी, सम्मान वही रहेगा। यह क्लियर कट का है, दिशा बिल्कुल नहीं बदली है। इस बार टेस्ट मैच जैसी पारी होगी, 2020 नहीं होगा। मंत्रिमंडल से ज्यादा बदलाव नहीं होगा, यह भी कहा गया है। शपथ ग्रहण के बाद देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान है, इसके अपने आप में बड़े मायने हैं कि दिशा और दशा वही रहेगी और सम्मान भी वही रहेगा। मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ कई मेहमान जुड़े हुए हैं। शहजाद पूनावाला हैं, मेरे साथ आनंद दुबे हैं, विवेक श्रीवास्तव हैं, मेरे साथ अनुराग भदौरिया हैं और प्रोफेसर रागी हैं। मेरा स्पष्ट सवाल है कि जिस तरह से आनंद दुबे, जिस तरह से एक भगवा लहर हमने देखी है, क्या आपको भी लगता है कि कांग्रेस के बारे में आपको रीथिंक करना पड़ेगा, कांग्रेस के बारे में, सपा के बारे में दोबारा सोचना पड़ेगा? अरे भैया, ऐसा है कि हम 30 वर्षों तक कांग्रेस के खिलाफ लड़ते आए, 30 वर्षों तक बीजेपी के साथ लड़ते आए। अब 30 वर्ष से हम बीजेपी के खिलाफ बाद में लड़ रहे हैं और अभी कांग्रेस के साथ लड़ रहे हैं। तो चुनाव हार जाने से, जीत जाने से पूरी समीकरण थोड़ी बदल जाएंगे कि अब कांग्रेस से भाई दोस्ती तोड़ देनी है, अब वापस बीजेपी को पकड़ लेनी है। ये सब चीजें इतनी जल्दबाजी से नहीं होते, एक मंथन चिंतन का दौर चल रहा है, उसमें हम देखेंगे। सामने में देरी तो लेख लिख रहे हैं आप लोग। ठाकरे जी के स्मारक पर गए, लेकिन आज एकनाथ शिंदे जी ने तो हद कर दी। उन्होंने हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के नाम के बाद मोदी जी और अमित शाह का भी नाम ले लिया। मतलब उन्होंने दिखा दिया कि हम पूरी तरह से बीजेपी और मोदी जी और अगर शिवसैनिक होते तो सिर्फ हिंदू हृदय सम्राट कंट्रोवर्सी बनाने का प्रयास है कि बाला साहब के साथ प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का नाम लिया गया। अरे मैं तो पूछ रहा हूं कि एक बार अनुराग भदौरिया के मुंह से हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी बोलकर दिखा दीजिए, विवेक श्रीवास्तव के मुंह से बोलकर दिखा दीजिए, राहुल गांधी के मुंह से बोलकर अनुराग के मित्र हैं या आप अनुराग के मित्र हैं कि उनको पसंद नहीं करते, अनुराग उनकी राजनीति का डब्बा गोल करना चाहते हैं क्या? ये सब बोलकर उसी से पता चल जाएगा कि देखो, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में कैरेक्टर बदलना गुनाह है, डिटरमिन करना, इनका भी कैरेक्टर डिटरमिन करिए। आज उद्धव भाईजान का डिटरमिन कीजिए कैरेक्टर क्या है, अब पता चलेगा कि उनका कैरेक्टर उद्धव ठाकरे, उद्धव भाईजान नहीं, उद्धव ठाकरे। ओके अनुराग 20 सेकंड। देखिए ये आपकी दुकान बंद करना चाहते हैं पूरी तरह से अनुराग। सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की जैसी मेरी भाषा नहीं हो सकती। अपमानजनक शब्दों का हम किसी का इस्तेमाल नहीं करते, हमारे संस्कृति। हिंदू हृदय सम्राट बोलना अपमानजनक है। आपने सही बोला, देवेंद्र फडणवीस जो है वो टेस्ट मैच खेल रहे हैं, लेकिन शिंदे साहब, अजीत दादाजी तो 2020 मैच के प्लेयर है। वो पता नहीं कब बदल जाएंगे, पता नहीं बदल भी जाएंगे तो बीजेपी के पास अपना नंबर बहुत है भाई। इस बारी बीजेपी ने वो बड़ा रिस्क लिया ही नहीं है, इसीलिए बोला देवेंद्र फडणवीस अभिमन्यु है आज के युग के। ओके, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा मैंडेट मिला है और इस मैंडेट ने एक बात बताया है, हिंदू संगठित होगा तो बाकी सारी चीजें जो है अपने आप खत्म हो जाएंगी। सावरकर जी ने कहा था, राष्ट्र में नरेंद्र, महाराष्ट्र में देवेंद्र। और ये जो है ना, और जब देवेंद्र फडणवीस ये कविता गाते थे, जागो 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 हिंदू जागो ना, तो विपक्ष कहता था घोर कम्युनल है। नहीं, मैं कह रहा हूं कि देवेंद्र जी ने वो जो जागो हिंदू जो बोला, एक लहर जैसा फैला। लेकिन अब सत्य और तथ्य का वक्त है। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए हैं। गुरुवार को उन्होंने मुंबई के आजाद मैदान में हजारों कार्यकर्ताओं के बीच, लोगों के बीच, सामान्य और वीआईपीओ के बीच शपथ ली और प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में सीएम पद की शपथ ली। बीजेपी के लिए यह मौका बेहद भावुक करने वाला था, बेहद खास था, क्योंकि महाराष्ट्र में 33% आबादी मराठा है, वहां करीब 60% सांसद मराठा हैं। आज तक 20 में से 12 मुख्यमंत्री मराठा ही हुए हैं। अभी भी 127 विधायक मराठा ही चुने गए हैं। यानी देवेंद्र फडणवीस ने इस चुनाव में न सिर्फ विरोधियों को साधा है, बल्कि जाति वाली पॉलिटिक्स पर भी वर्चस्व हासिल करने का प्रयास किया है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र ने प्रधानमंत्री मोदी की उस बात को भी सिर माथे पर रखा जब उन्होंने कहा था कि दिल्ली में नरेंद्र और महाराष्ट्र में देवेंद्र, यानी महाराष्ट्र ने विकास के एजेंडे पर अपना वोट दिया है।
यह पल इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने साबित कर दिया कि शिद्दत हो तो आज भी अर्जुन की तरह मछली की आंख को भेदा जा सकता है। 2019 में जिन देवेंद्र फडणवीस को सीएम पद छोड़ना पड़ा और फिर पार्टी के आदेश पर उप मुख्यमंत्री बनना पड़ा, आज उन्होंने अपने माता पिता का नाम लेकर ईश्वर को साक्षी मानते हुए संविधान की शपथ ली। बीजेपी के लिए यह बेहद खास मौका था क्योंकि 1980 में, और भावुक मौका इसलिए क्योंकि 1980 में यही मुंबई शहर था, यही बांद्रा था जहां बीजेपी के गठन के बाद पहला अधिवेशन हुआ था और उसी अधिवेशन में बीजेपी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। और अब देश के पश्चिमी छोर पर बीजेपी ने महाराष्ट्र में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करके 288 सीटों वाली विधानसभा में 133 सीटें जीती है। बीजेपी का स्ट्राइक रेट सबसे बेहतरीन है, वो भी तब जब 6 महीने पहले बीजेपी को लोकसभा चुनाव में एक बड़ा पॉलिटिकल सेटबैक लग गया था। उस वक्त किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी कि 6 महीने बाद बीजेपी इतिहास रच देगी। इस जीत के नायक आरएसएस भी है क्योंकि आरएसएस ने एक बड़ी भूमिका है, उसको भूलना नहीं चाहिए क्योंकि आरएसएस ने लोकसभा चुनाव के बाद लोगों के बीच भरोसा फिर कायम करने के लिए अथक परिश्रम की प्रकाष्ठा करी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पूरे महाराष्ट्र में 60,000 से ज्यादा जनसभाएं की। 2025 में आरएसएस की स्थापना के 100 साल पूर्ण होने जा रहे हैं। बीजेपी की जीत ने इस शतक को बहुत खास बना दिया है। आज पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व है। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की हैट्रिक ने यह साबित कर दिया है कि राजनीति में परिश्रम की प्रकाष्ठा चलती है। बहानेबाजी और फर्जी नैरेटिव 1-2 चुनाव तक तो चल सकते हैं लेकिन 6 महीने बाद उसे धाराशायी कर दिया जाता है। इसलिए तीसरी बार शपथ लेकर देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद पर अब एक बड़ी बात करी है।